इंडिया न्यूज पर देश का सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चौथी बार आतंकी मसूद अजहर को अपने वीटो पावर के जरिए ग्लोबल आतंकी घोषित करने की कोशिशों पर अड़ंगा लगा दिया। उसकी इस हरकत से भारत में खासा गुस्सा है, खासा रोष है। गुस्सा इसलिए भी है कि चीन ने ढेर सारे सबूत दिए जाने के बावजूद मसूद अजहर को क्यों बचाया। देश का सवाल में आज की बहस इसी पर करेंगे कि आतंकी मसूद अजहर पर चीन क्यों पाकिस्तान के साथ है। चीन और पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ का आखिरकार जवाब क्या है। क्या चीनी प्रोडक्ट का बायकॉट करने से ही चीन को अकल आएगी क्या। चीन से आतंकवाद पर दुश्मनी और कारोबार में दोस्ती आखिरकार कब तक चलती रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पाकिस्तान में घुसकर मारना ही मसूद अजहर का इलाज है। क्या भारत को भी लादेन की तरह मसूद अजहर को मारने का प्लान बना लेना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता बचा है मसूद अजहर को खत्म करने का। तो इन्हीं सब सवालों पर हम आज की चर्चा करेंगे। देश का सवाल में हम आगे बढ़े, आज की बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्या कुछ कहा। मैं कहना चाहती हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान के बारे में इंडियन पर्सपेक्टिव को ढंग से समझ लीजिए। ये जो हमारे यहां आवाज शुरू हो जाती है ना, इमरान खान बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, इमरान खान बहुत उदारता दिखा रहे हैं, वो तो पीस चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूं अगर इमरान खान इतने उदार हैं तो दे देना मसूद अजहर को, हमें देख लेंगे हम उनकी उदारता। सुषमा स्वराज ने क्या कुछ कहा और उसे आपने सुना और संकेतों में बता भी दिया कि इलाज क्या कुछ हो सकता है। कांग्रेस की ओर से आरोप भी लगाए गए। चीन का अड़ंगा लगाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डरे हुए हैं और चीन के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। राहुल गांधी ने लिखा है कि कमजोर मोदी शी जिनपिंग से डरे हुए हैं। जब चीन भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी की चीन कूटनीति गुजरात में शी के साथ झूला झूलना, दिल्ली में गले लगाना, चीन में घुटने टेक देना रही है और इसका कोई असर दिखा नहीं है। और चलिए देश का सवाल में आगे बढ़ते हैं, सवालों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपका परिचय हम आज के मेहमानों से करवा देते हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अभय दुबे हैं, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई मसूद का इलाज है क्या। स्कंद रंजन तयाल जी है, फॉर्मर डिप्लोमेट है। आरबीएस मणि साहब हैं, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी, और हमारे साथ मनीष अवस्थी जी हैं जो कि चीफ पॉलिटिकल एडिटर है हमारे। उनसे भी हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां आपस में लड़ जम कर रही हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि राहुल गांधी का ट्वीट था और चूंकि सियासत की बातचीत होती है तो सरकार पर पहली जिम्मेदारी आती है। झूला झूलकर पूरी दुनिया को संदेश दिया जा रहा था, जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया। पूरी दुनिया में आप चीन से गले मिलकर, शी जिनपिंग से गले मिलकर यह संदेश दिया जा रहा था कि हमने इस मुल्क पर काबू कर लिया है, उसे अपने वश में कर लिया और हम जैसा चाहेंगे चीन उससे मुकरेगा नहीं। लेकिन हुआ क्या। देखिए, चीन के संदर्भ में हर कोई जानता है कि जब हु जिनताओ आए थे भारत में शी जिनपिंग के पहले, तब भी भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो एयरपोर्ट गए थे, शिष्टाचार के सारे नियमों को तोड़कर और उनका वेलकम किया था। उसके बावजूद भी स्टेपल्ड वीजा वाला मामला चलता था। अरुणाचल प्रदेश को लेकर उनकी नीतियां क्या थी, दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश जाने नहीं देते थे, और 2012 में किस तरह से चीन की सेना, हमारी सेना को, तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ये कहते थे कि हमारे रिश्तों के बीच में खूबसूरत चेहरे पर एक थोड़ा सा तिल आ जाए तो तिल की खूबसूरती का बखान करना चाहिए। और जब आदरणीय मोदी जी जिस झूले का आप जिक्र कर रहे हैं झूल रहे थे, उसी समय जब चुलचुल में फेस ऑफ हुआ तो किस तरह हमारी 10,000 सेनाएं जुट गई और उनको पीछे हटना पड़ा। और डोकलाम में हम किस तरह से उनको पीछे हटने के लिए हमने मजबूर किया, ये भी सबने देखा है। और डोकलाम में जो हुआ वो तो देश ने देखा, लेकिन मसूद अजहर के मामले पर चीन की नाक हो, ये तो सच है कि आप हाँ में नहीं बदल पाए, इस बात को मानेंगे प्रेम शुक्ला आप। मुझे मेरी बात पूरा करने दे राकेश जी, तो मैं बात करूं, नहीं तो मैं शांति से बैठ जाऊं। नहीं पूरी करिए, इस सवाल को भी साथ में ले लीजिए। मेरी बात पूरा करने दें जी। सारे प्रश्न आप पूछ रहे तो मैं ठीक उत्तर और अच्छा स्वस्थ और सार्थक विमर्श हो सके। जी जी। तो डोकलाम के समय जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी चोरी चोरी चुपके चुपके चीन के दूतावास गए, जिस तरह से कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय उनको चीन के मंत्री विशेष करके कैलाश मानसरोवर उनसे मिलने आए, उनके चीन से रिश्ते निश्चित तौर पर बहुत मधुर है। काश उन्होंने चीन के जो उनके मधुर रिश्ते उसका सदुपयोग किया होता और मसूद अजहर के मामले में चीन का उन्होंने मन परिवर्तन किया होता
तो मुझे लगता भारत को लाभ होता। संकट ये है कि जब भी भारत को किसी प्रकार का, पुलवामा में हमला हो तो इनका अट्टहास होगा, मसूद अजहर के मामले में वो सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करेंगे। आज जो है सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार 13 देश, एक चीन को लेकर, चीन को छोड़कर बाकी सारे देशों ने भारत का समर्थन दिया। एक राजनयिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो एक बड़ी सफलता है। फिर भी चूंकि मसूद अजहर के मामले में यूएनएससी में हमारा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, तो जो अट्टहास है, यानी भारत का कहीं पर भी किसी प्रकार का हितों पर प्रहार हो, तो कांग्रेस का जो अट्टहास है स्वाभाविक तौर पर बहुत ही देश विरोधी अट्टहास है। ये सब सारे लोग देख रहे हैं। ठीक है। दूसरी स्थिति की, एक तो मसूद अजहर के साथ या तो पाकिस्तान खड़ा है, या चीन खड़ा है, या भारत की कांग्रेस खड़ी है। इसका क्या कारण है, ये भी उनको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। चलिए प्रेम शुक्ला, मैं आऊंगा आपके पास। है चीन को सतत हमने जो है, जब भी चीन ने हमारे हितों पर प्रहार किया है, हमने चीन के बारे में नीतियों को लेकर हमने पैराडाइम शिफ्ट किया है। ये इस पर विस्तार से वार्ता की जा सकती है। ठीक है, मैं आगे आपसे जानूंगा कि आखिरकार सरकार का प्लान क्या है और चीन को लेकर अब रणनीति बदलेगी क्या, ये मैं आपसे सवाल जानूंगा। लेकिन अभय दुबे, मैं आपके पास आता हूं। डोकलाम का जिक्र किया आपने, लगातार ट्वीट किया कि गले मिलना, झूले झूलना, इन सब को लेकर पूरी पॉलिसी फैल रही है। तो डोकलाम में हुआ तो उस पॉलिसी का असर आपने देखा कि नहीं देखा? एक तो सवाल यह है, फॉरेन पॉलिसी और कूटनीति पर आप लोग सवाल उठाते हैं। जिस तरीके से प्रेम शुक्ला ने कहा, जो कुल 15 सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद में, अस्थायी सदस्यों को अगर मिला लिया जाए तो उनमें से 13 सदस्यों ने समर्थन किया था। यह आप लोगों को जीत नहीं दिखाई देती है क्या? देखिए, पहले हाफिज सईद को कांग्रेस के सरकार के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 में आतंकी घोषित किया, चीन ने समर्थन किया था। मैं कुछ बुनियादी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। डोकलाम में हुआ क्या है जानते हैं? चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बना लिए हैं। प्रधानमंत्री जी आंखें बंद करके बैठ गए। डोकलाम में चाइना की सीमा पर, चाइना हिंदुस्तान की सीमा पर कांग्रेस की सरकार ने निर्णय लिया था कि 90,000 सैनिक नए माउंटेन कॉर्प हम बनाएंगे ताकि सीमाओं की सुरक्षा की जा सके। मोदी जी ने चाइना के दबाव में आकर उसको ड्रॉप कर दिया। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 1994 का रिजोल्यूशन था हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दलों का पार्लियामेंट में कि वो हमारा हिस्सा है हर हाल में। चाइना ने अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 26,000 स्क्वायर किलोमीटर में प्रारंभ कर दिया। मोदी जी उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। याद रखिए, एनएसजी में भी उसने वीटो किया था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। और जब परमाणु संधि अमेरिका के साथ हुई थी तो इसी एनएसजी की जो शर्त थी, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बाध्यता थी, उसको वेव ऑफ किया, उसमें चाइना ने समर्थन किया। तो ये कूटनीतिक सफलता हिंदुस्तान की थी। आज मैं इसलिए कहता हूं, 15 में से 13 सदस्य देश समर्थन करते हैं अभय दुबे, लेकिन क्या ये आपको सफलता नहीं दिखती है? अरे पूरा विश्व साथ में है, लेकिन सरकार भारत की देश के साथ नहीं खड़ी है, ये हम कहना चाहते हैं। क्यों आपने कहा ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करूंगा। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब आप जाकर पाकिस्तान से अभय दुबे प्लीज, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। एक तो जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द रहें। हम इस मुद्दे को जितना खोलेंगे, ये टॉपिक ऐसा है कि ये डिबेट बहुत ज्यादा ओपन होती जाएगी। तो इसलिए मसूद अजहर पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें। मसूद अजहर ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं हो पाया, 15 में से 13 सदस्य देश समर्थन करते हैं। क्या आपको ये भारत की सफलता लगती है? नहीं। देखिए सफलता किसमें है कि हम यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल 1267 में उसको आतंकी घोषित करा पाते। क्या अकेले आज जब आपने कहा कि वो चाइना के साथ ट्रेड, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, आपने कहा ट्रेड नहीं होना चाहिए, जानते हैं क्या हुआ है? 3-4 ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया मोदी सरकार में, $62 बिलियन पर पहुंच गया। और सोशल मीडिया पर भाजपा के लोग चलाते हैं चाइना का सामान खरीदना बंद कर दो। पहले ठीक है, ये सवाल मैं उनसे करूंगा अभय दुबे, ये सवाल मैं उनसे करूंगा थे, मगर भारत 2009 में आपने करा लिया था मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित। देखिए, सवाल भारत सरकार के निर्णयों का है। अगर चाइना अपने रुख पर कायम है, चौथी बार हो गया, तो फिर क्यों आप कहते हैं कि माउंटेन कॉर्प्स हम ड्रॉप नहीं करेंगे? आप मिलिट्री परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ आवाज उठाते। आप पीओके में जो वो काम कर रहा है, वो कहते हैं हमारी जमीन है, चाइना आप काम करने का अधिकार वहां नहीं रखते। एक शब्द बोलने को भारत की सरकार तैयार नहीं है, तो फिर कैसे हम निर्णय करा पाएंगे उससे? नहीं, ठीक है, ये तो एक क्रम चलता रहता है ना। 2009 में आप नहीं करा पाए, उसके बाद 2016 की बारी आई, 2017 की बारी आई, एक सिलसिला चल रहा है। सरकार देख रही है कि उसमें क्या कर रहे हैं।
क्या किया जा सकता है। आप लोगों को ऐसा लगता है बेदुबे की इंतजार हो रहा था, मैं क्योंकि कुछ सीक्वेंस है, कितनी तेजी से आप लोग हमला बोलते हैं वो भी एक मायने रखता है। करीब आधी रात को यह फैसला आता है, जो खबर आई थी करीब 11:15 से 11:30 बजे के आसपास कि मसूद अजहर पर चीन ने अपना वीटो लगा दिया है। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। दिखाकर बात करना चाहिए। अभय दुबे प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिए। करीब आधे घंटे के अंतराल पर रणदीप सुरजेवाला ट्वीट कर देते हैं और बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट से वो हमला बोलते हैं। ऐसा लग रहा था कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि एक नाकामी सरकार को मिले, आप लोग हमला बोले। सामने चुनाव है, इसलिए आप लोग साथ होने की बातचीत करते हैं, साथ नहीं भी होते हैं। कहां कितना स्कोर कर लिया जाए, हर जगह आप लोग गुंजाइश देखते हैं। राकेश जी, आपको लगता है देश की जनता ने प्रतिपक्ष को दायित्व क्या दिया है? यही तो दिया है कि सरकार का मार्ग प्रशस्त करे, सरकार गलती करे तो उसको चेताएं, और हम अगर प्रतिपक्षी अपने इस दायित्व नहीं, लेकिन आप लोग कहते हैं ना विदेश नीति, कूटनीति, इन सब मामलों में हम सरकार के साथ हैं। मैं तो सिर्फ उस बात को ध्यान में रखकर ये बात आपको सामने में रखी। मुझे बताइए, देखिए राकेश जी, एक समय उठाकर बता दीजिए मुझे। अभी अब इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस को ऑन किया प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर हमारे खिलाफ ही प्रस्ताव पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि 46 प्लेनरी सेशन में, लेकिन उसी संगठन में, उसी ओआईसी में, अभय दुबे आपने अच्छा जिक्र किया, उसी ओआईसी में सारे इस्लामिक देशों ने इस बात को कबूल किया, पाकिस्तान आए या ना आए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान वहां पर पहुंचेगा। सुषमा स्वराज पहुंची पाकिस्तान गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर, जबकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर हिंदुस्तान की ओर से वहां पर नेता आते हैं, अगर सुषमा स्वराज आती है तो वो बैकआउट करेगा। पाकिस्तान का ना आना उन्होंने कबूल किया। ये सफलता आपको नहीं दिखती है? लेकिन हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया बुलाकर, इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? तो आपको खुशी हो रही है इस बात पर? जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा खुशी हो रही है इस बात पर? वायलेशन हो रहा है, उन्होंने कहा कश्मीर डिस्प्यूटेड। अभय दुबे, आपको खुशी हो रही है इस बात पर? अरे कितने दुखी, तो फिर क्या कहे बताए? ताली पीटिए, सब लोग मिलकर ताली बजाते हैं कि भारत सरकार एक प्रस्ताव को पास कराने में सफल हो गई। आइए इस पर ताली बजाते हैं हम लोग। अभय दुबे, ताली बजाते हैं इस पर हम लोग मिलकर। सही। अरे किसी इंटरनेशनल फोरम पर हमें वैसी सफलता नहीं मिली, हमारी सरकार को वैसी सफलता नहीं मिली जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे। तो आइए हम लोग ताली मिलकर बजाते हैं, जश्न मनाते हैं इस बात का। ये देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। पूरा विश्व लिख रहा है इस बारे में। क्या इनकी कूटनीतिक असफलता के बारे में प्रतिपक्ष का दायित्व नहीं? 2009 में आपको शर्म नहीं आई, 2019 में इनको शर्म नहीं आ रही है, शर्म भी नहीं आएगी। ठीक है, मैं आप दोनों लोगों के पास आता हूं, पहले मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लूं, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगा। ठीक है, प्लीज अब आप दोनों लोग थोड़ा सा शांत रहें, दोनों लोग थोड़ा सा शांत रहें। मनीष अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद दोनों मेहमानों का रुख। मैं आपके पास पहले इसलिए आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने लड़ा है, इस तरीके से हम आपस में लड़कर चीन और पाकिस्तान से निपटेंगे क्या, या फिर आतंक के खिलाफ जीतेंगे क्या? देखिए राकेश, देश में अभी चुनावी गठजोड़ का माहौल है, और जहां तक हमारी जो संघर्ष और लड़ाई है, वो लड़ाई सीमा पार चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के साथ खींचतान करना, एक दूसरे पर छीटाकशी, मुझे ऐसा लगता है कि इससे उनको बल मिलता है। और जहां तक चीन ने जो वीटो दिया है, आप ये समझिए कि उन्होंने 9 महीने के लिए, ये टेक्निकल होल्ड पे चली गई बात, और 9 महीने का टेक्निकल होल्ड आप जानते हैं कि चीन दिमाग से कितना शातिर है। उसका सीपेक में $बिलियन ऑफ रुपीज उसका लगा हुआ है। आप ये देखिए कि वहां की जानकारी तो यह है कि अब की चीनी करेंसी वहां चलने लग गई। ऐसी स्थिति में पीओके में जो उसका वजूद है, उसको बचाना, और उसके साथ साथ उसका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है ग्वादर पोर्ट तक पहुंचना। और ग्वादर पोर्ट अगर पहुंचना है तो उसको पाकिस्तान की मदद, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना जरूरी होगा, और यही चीन करता रहा है। आप ये देखिए 4 बार उसने, आज ये 4थी बार था जो भी हुआ, तो ये आप देखिए कि वो कतई ये नहीं कहना चाहता कि वो पाकिस्तान में जो हो रहा है, या पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, जो उनके सरगना है, इनको लेकर वो अलग थलग है। वो पीछे से बैक स्टेज डायरेक्टर है और पाकिस्तान केवल एक्टर है। अब जहां तक बात करें यूएनएससी में, अगर ये प्रस्ताव भी आ जाए कि भाई मसूद अजहर को घोषित कर दिया आतंकी, तो इससे दबाव बन सकता है। लेकिन अगर हम हाफिज सईद को देखें, खुले हम उनका क्या, केवल पाकिस्तान जैसे एक आतंकी मुल्क पर दबाव बन सकता है, उसमें हम कहीं कमजोर होते हैं अगर इस तरह से हमारे आपसी छीटाकशी चलती रही तो। बिल्कुल। त्याग साहब, मैं आपके पास आता हूं। आपके पास मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि लगातार नीतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो 2 चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे। एक तो चीन को लेकर भारत की, हिंदुस्तान की नीति क्या है, और कांग्रेस का आरोप है कि चीन को लेकर भारत सरकार की नीति ठीक नहीं है। तो क्या इन 4 से 5 सालों में बदलाव आया है क्या कोई?
मैं समझता हूँ कि चीन का पाकिस्तान के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है और $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, निवेश है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। ग्वाडर का रास्ता वो इंडियन ओशन में जाना चाहता है। 60,000 चीनी इस समय पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और टेररिस्ट पे हमला पिछले साल कराची कॉन्सुलेट पे चाइनीज कॉन्सुलेट पे हमला हुआ था। तो एक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ दबाव डाला है चीन पर कि अगर आपने ये होल्ड नहीं लगाया तो मसूद अजहर और उसके साथी टेररिस्ट चाइनीज पर भी हमला कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो आप ऐसा मत करिए। तो एक तो ये ब्लैकमेल रहा। दूसरी चीज ये है, मैं समझता हूं कि भारत और नहीं, इसमें एक तो जानकारी टियाल साहब ये भी है कि बालाकोट में भी चीन ने अपने इस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहित की है। बालाकोट जहां पर हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, वहां पर जैश के कैंप चलते हैं और अगर वो जैश को सपोर्ट नहीं करेगा, मसूद को सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो लोग वहां काम नहीं करने देंगे चीन को। बिल्कुल इसमें तथ्य है। बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं कि चीन इज बाइंग पीस फ्रॉम टेररिस्ट। भाई आपको हम प्रोटेक्शन देंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में, आप हमारे ऊपर हमला ना करें। ये हमको फैक्टर इन करके अपनी नीति उसके अनुसार बनानी चाहिए। पर मैं समझता हूं कि चीन के साथ हमारे जो संबंध हैं वो बहुत जटिल हैं और उसमें समस्याएं बहुत ही गहन हैं। एक डोकलाम है, बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश है, तो उस सब संदर्भ में म्यांमार उस सब संदर्भ में ये जो 1267 में मसूद अजहर आए ना आए, ये एक छोटा एक साइड शो है, मेन शो नहीं है। इस समय हमें अपना पूरा फोकस पाकिस्तान पर रखना चाहिए, पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पर रखना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए उसी पर रखना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो या और तरीकों से, चाहे पानी डाइवर्ट करके। पर चाइना के साथ इस समय हमें एक दूरगामी नीति अपनानी चाहिए, पूरी मैच्योरिटी से देखना चाहिए, क्योंकि चाइना ने पहली बार नहीं किया। चाइना, हम सोच रहे थे कि क्यों पुलवामा में हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, तो शायद दुनिया का इतना दबाव चाइना के ऊपर पड़ेगा कि वो अपनी पुरानी नीतियों से हटेगा। वो नहीं हटा। नहीं, उससे दबाव कहाँ पड़ता है, उसके तो लाखों करोड़ पाकिस्तान में फंसे हैं। तो इसलिए हमें ये इसके लिए तैयार रहना चाहिए था और हम लोग तैयार है। पर चाइना के साथ अपने संबंधों को हमें और पूरे ठीक है साहब। मनीष जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। राकेश, मैं ये चाहूंगा तायल साहब जरा आप ये समझाएं कि ये जो 9 महीने का टेक्निकल होल्ड है ये कैसे होता है। ये 6 महीना अलग और 3 महीना अलग। दर्शक ये जानना चाहेगा कि आखिर चीन ने ये जो वीटो किया है इसका आप संक्षेप में थोड़ा मतलब और देखिए, उसमें जो प्रोसीजर है 1267 में कैसे लिस्टिंग हो, तो कुछ देश एक नाम प्रपोजल देते हैं पूरा, उसके बाद फैक्ट्स देते हैं कि भाई इस बेसिस पर मसूद अजहर को एक आतंकवादी घोषित किया जाए। उसके बाद कोई भी देश ये कह सकता है कि हम कन्विंस नहीं है इससे और हमें कुछ और सूचना चाहिए, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उस बेसिस पर वो टेक्निकल होल्ड लगा सकता है जो 6 महीने तक जारी रहेगा। उसके बाद 3 महीने में और बढ़ा सकता है। तो ये एक तकनीकी प्रक्रिया है। पर अगर आप पिछले होल्ड्स को देखें तो चाइना से हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि हमें बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक कैपिटल अब इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना की नीति बिल्कुल साफ है और प्रेशर बनाए रखे। और हम अपने दोस्तों को भी देखिए, हमारे 13 लोगों ने उनको इससे को स्पॉन्सर किया, फ्रांस, अमेरिका ने बड़े बड़े स्ट्रांग स्टेटमेंट्स दिए। और हमारे मित्रों को भी हमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, अब रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और कैसे पाकिस्तान पे और तरीकों से दबाव बनाया जाए उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है कटोच साहब, मैं आपके पास आता हूं। क्या यूएन में जिस तरीके से मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं किया जा सका, तो इलाज क्या है मसूद अजहर का? यूएन के जरिए या फिर भारत ने जो किया स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कुछ वैसा उठना चाहिए कि घुसकर मारे, जिसका संकेत सुषमा स्वराज ने भी दिया? देखिए, त्याल साहब ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा और मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं कि जो भी हमने करना है ये पाकिस्तान के साथ करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी करना है ये हिंदुस्तान की अपनी लड़ाई है और इस लड़ाई में ये सोचना कि अमेरिका हमारी मदद करेगा या चीन करेगा या कोई और करेगा, मैं समझता हूं ये सही नहीं है। ये हिंदुस्तान की लड़ाई है और इसको हम अपने बल पर लड़ेंगे और अपने बल पर जीतेंगे, ये तो साफ होना चाहिए। अभी अगला प्रश्न आता है, अब क्या करना है? देखिए, पहली बार 2016 में जब पहली बार ये स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो ये पहली बार एक देश की नीति बनी कि हम जो हमला है ये अभी दुश्मन की टेरिटरी पर ले जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि मैं इसको बार बार फॉलो करता हूं, काफी सुधार आ चुका था इस सिचुएशन में और टेररिज्म का जो दबाव था वो कम होता जा रहा था दिल्ली में।
यहां पर ये पाकिस्तान को ये बात सही नहीं लगी और वो फिर अपनी तरफ से इसको और बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने जैसे वो जो पुलवामा में किया वो हमला करवाया जैश ए मोहम्मद ने, इसमें बिल्कुल 100% पाकिस्तान का हाथ था, क्योंकि जब ये हमला हुआ ये इमरान खान को पता था और उनके बीवी को पता था। तो ये कहना कि वो सिर्फ बाई स्टैंडर्ड्स हैं वो बात नहीं है, वो इसमें शामिल है, तो वो भी टेरर ग्रुप में शामिल है। लेकिन उसके बाद जो जवाब अभी हुआ है ये जवाब बालाकोट में हुआ। ज्यादा करके इस पर समझने का ये है कि अभी पूरा जो सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है, वो एकदम चेंज हो चुकी है। बालाकोट पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो ये जो हमला हुआ ये डायरेक्टली टेररिस्ट के अड्डे जो पाकिस्तान में है उन पर किया गया और उससे क्या हुआ, एक ग्लास सीलिंग जिसको कहते हैं ये अभी चेंज हो गई है। पहले हम अपनी लड़ाई लड़ते थे हिंदुस्तान की धरती पर, अब जाके संकेत आ गए हैं। ठीक है, अभी हम ये लड़ाई लड़ेंगे दे दिया पाकिस्तान की धरती पर, बदलता हुआ हिंदुस्तान। और एक छोटी सी चीज और बोलनी है मैंने, वन सेंटेंस ओनली। टेरर के जो टेरर के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो एक्सपेंसेस है, अभी तक पाकिस्तान को बहुत लो कॉस्ट हो रहा था, वो टेररिज्म फैला रहा था और इंडिया का कॉस्ट बड़ा हाई है। अब जाके ये उल्टा धीरे धीरे हो जाएगा। पाकिस्तान का जो टेरर बढ़ाने का कॉस्ट है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो खुद घुटने पे आके बोलेगा ये मैं मशीन बंद करता हूं। ठीक है, ठीक है। आरजीएस मनी जी, आपके हिसाब से चीन की जो नापाक चाल है इसका इलाज क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड अब कल से चल पड़ा है कि हम चीन के जो सामान है उनकी होली जला दें, चीन से व्यापार बंद कर दें। प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल है क्या? देखिए, वास्तविक तौर पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई संभव है। एक अपने व्यक्तिगत नहीं, और संभव हो तो ये इलाज है क्या? ये नहीं, इलाज के इलाज देखो, अगर पूरे व्यक्तिगत तौर से सारे आदमी अगर सारे देश के नागरिक राष्ट्रवाद के चक्कर में अगर करने लगते हैं तो बिल्कुल कमर टूट सकती है। काफी बड़ी इकोनॉमी है, मगर ये संभव नहीं है। कई तरीके से चीन के सामान आते हैं, औपचारिक तरीके से आते हैं, अनौपचारिक तरीके से अलीपुर द्वार के अंदर भी कई स्मगल्ड गुड्स आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी लोग इसके अंदर स्मगलिंग टाइप माफिया इसके पीछे लगी हुई है, वो सब। और लोकल मार्केट में, स्ट्रीट मार्केट्स में इनका बिल्कुल प्रेजेंस है, इसका कोई भी विकल्प है तो इंडिविजुअल तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से जो बॉयकॉट करे वही तरीका है। सरकार की तरफ से जितना भी वो पॉलिसी बनाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे बाकी हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने बोला है कि फिलहाल तत्कालीन हमारी जो लड़ाई है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान हमको ब्लीड कर रहा है और पाकिस्तान के साथ कैसे करना है, क्या करना है, ये हिंदुस्तान को तय करना है, हिंदुस्तान के। और खासकर और दूसरी बात, ये जैसे मेजर जनरल कटोच जी ने कहा था कि इंसिडेंटली दो बार जो एक सर्जिकल स्ट्राइक बोला और दूसरे को मैं इंटरवेंशनल स्ट्राइक बोलता। जैसे सर्जरी होती है वैसे इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट भी होती है, तो दूसरा इंटरवेंशनल सर्जरी है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं। उनका ठीक है, कॉस्ट ऑफ टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो अपने आप ही उनको ब्लीड करेंगे। सर, एक ब्रेक लेना जरूरी है, उसके बाद ब्रेक के बाद हम सीधे बीजेपी और कांग्रेस का रुख करेंगे कि जो सियासत हो रही है क्या वो सियासत ठीक है क्या, या चुनाव के मौसम में हम जितना एक दूसरे पर कीचड़ उछाल लें, दुनिया चाहे जो भी सोचे, दुनिया चाहे जो भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ठीक है क्या? वक्त एक ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं और सीधे सबसे पहले मैं अभय दुबे का रुख करता हूं। अभय दुबे, विपक्ष होने के नाते आप लोगों को सवाल उठाने का पूरा हक है, इस बात का मैं समर्थन करता हूं और स्वस्थ लोकतंत्र में सभी इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन जब बात विदेश नीति की आती है, जब बात भारत के कूटनीति की बात आती है और जब बात वैश्विक स्तर पर भारत के इमेज की बात आती है, तो वहां पर आपको नहीं लगता आप लोगों को सवाल उठाने से बाज आना चाहिए, या फिर सामने चुनाव है इसलिए आप सरकार पर सवाल उठाकर उसे नीचा दिखाकर, उससे अलग अलग नीतियों में फेल दिखाकर आप वोट बटोर लेना चाहते हैं? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, अभय दुबे का हम रुख करेंगे। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आता हूं। एक मोर्चे पर फेल हो गए, अगला प्लान क्या है सरकार का? जी देखिए, जो आपने सवाल पूछा अभय दुबे जी से और जो मुझसे पूछा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए सवाल है। हमारी राजनीति फेल हुई है, ये समीक्षा करना ही मुझे लगता गलत है। दूसरी तरफ जब आदरणीय राहुल गांधी को लगता है कि चीन ने जो है गलत काम किया है और चीन ने सुरक्षा परिषद में इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए थी, तो वो चीन पर के खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचते हैं और वो टिप्पणी करते हैं मोदी जी के खिलाफ।
कि मोदी जी जो है वो चीन से घबरा गए हैं। उनको लगता है कि इसमें चीन ने गलत किया, तो पहला काम क्या होगा एक सार्थक और स्वस्थ विपक्ष के नाते कि चीन की नीतियों की निंदा की जाए। वो चीन की नीतियों की बिल्कुल निंदा नहीं करते, उनका ट्वीट पढ़िए आप। वो निंदा किसकी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति की। अब विदेश नीति क्या होनी चाहिए थी? क्या विदेश नीति ये नहीं होनी चाहिए थी कि एनएससी में खड़े होकर मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए? प्रेम शुक्ला, मैं माफी के साथ इंटरप्ट करूंगा। प्रेम शुक्ला, मैं माफी के साथ इंटरप्ट करूंगा। और चूंकि क्या है ना, सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब ले, वरना ऐसे तो सब लोग बोलते रह जाएंगे, बहस हो नहीं पाएगी। मेरा सवाल ये था, आगे प्लान क्या है सरकार का? मैं सीधे सवाल का सीधा ही जवाब दे रहा हूं जी। नहीं, सरकार का बहुत स्पष्ट प्लान। देखिए, जैसे एक आपके पैनल में भी एक व्यक्ति ने ये कहा, वो मुझे लगता है मनीष जी ने कहा, रिजोल्यूशन 1267 तो हाफिज सईद के खिलाफ आ गया, पारित भी हो गया। पारित हो जाने के बाद क्या हाफिज सईद पे कार्रवाई हुई? यहां पर एक पैराडाइम शिफ्ट है पॉलिसी में। पॉलिसी में शिफ्ट ये है कि मसूद अजहर के बालाकोट पर, जो कि पीओके के बाहर है, खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां में स्ट्राइक करते हैं। तो हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना, ये देश की नीति बन चुकी है। जहां पर भी हमको सूचनाएं मिलेंगी, जहां भी हमको लगेगा चीन को कैसे बनाएंगे आप? प्रेम शुक्ला, चीन को कैसे बनाएंगे? आतंक की साजिश चल रही है, तो उस आतंकी अड्डे को ध्वस्त करना ही हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, चीन को कैसे बनाएंगे आप? चीन को लेकर आगे की नीति क्या है? देखिए, चीन के साथ जो रिलेशन का है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन हमारे हैं। हम चीन के साथ स्वाभाविक तौर पर उस पर भी हम उनको किस तरह से अपने साथ ला सके, ये प्रयास करेंगे। हम चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ है, इसलिए चीन से नहीं, वो प्रयास तो अभी तक सफल हुए ना। मैं तो वही जानना चाह रहा हूं कि आगे बदलाव होगा कोई पॉलिसी में चीन को लेकर या नहीं, क्योंकि सारी कोशिशें लगातार कांग्रेस की ओर से भी आरोप लगाए गए। जो भी कोशिश हो सकती थी दोस्ताना मधुर रिश्ते बनाने की, झूला हमने झूल लिया, गले मिल लिए, कई बार हम चीन हो आए, उनके प्राइवेट जो उनका हॉलीडे होम है वहां पर भी हम रुकाए, लेकिन उसका कोई असर दिखा नहीं। प्रेम शुक्ला, तो आगे इसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा? नहीं, असर है। देखिए राकेश जी, असर है। आपको ध्यान होगा एक फेस ऑफ 1986 में हुआ था चीन के साथ भारत का, और उस फेस ऑफ में यह परिणाम था कि चीन से पहली बार राजीव गांधी ने द्विपक्षीय वार्ता प्रारंभ की थी, और तब इसे कांग्रेस ने सफलता बताई थी, और 10-8 वर्ष लगे थे वो फेस ऑफ हटने में। जबकि डोकलाम में उनको हटना पड़ा पीछे, चूशुल में उनको हटना पड़ा पीछे। तो चीन इस बात को, जिस तरह से हमने जो है साउथ चाइना सी में हमारी जो पॉलिसी है, साउथ चाइना सी में कभी हम जो है चीन के भय के नाते चीन नाराज ना हो जाए, इसलिए साउथ चाइना सी में हम कभी जो है जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, के हितों के साथ खड़े नहीं होते थे। वियतनाम के साथ हमारे, अच्छा, चीन के साथ बिजनेस को लेकर, क्योंकि बार बार ये बात उठ रही है कि चीन के साथ जो बिजनेस है उसको लेकर रीथिंक करना चाहिए, उसको लेकर पॉलिसी जो है उसको दोबारा सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है प्रेम शुक्ला? मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया राकेश जी, एक बार रिपीट करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आर्थिक ताकत बहुत मैटर करती है जब दो देशों के बीच नीतियों की बातचीत होती है। तो लगातार ये मांग उठ रही है कि सरकार आर्थिक तौर पर क्यों ना चीन को कमजोर करे, तो बिजनेस पॉलिसी जो चीन को लेकर है उसको दोबारा सोचना चाहिए। आपको लगता क्या है इस पर? प्रेम जी, राकेश से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा भी है। सरकार बुलेट प्रूफ जैकेट चीन से खरीदती है, मेट्रो जो आती है वो चीन से खरीदती है। जब हमारे देश में जब जीएसटी जैसी पॉलिसी ले आते हैं, और जब हमारे यहाँ मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी ले आते हैं, स्वाभाविक तौर पर जब भारत अपनी उत्पादकता बढ़ाएगा तो चीन का जो निर्यात है वो घटेगा। चीन के निर्यात को रोकने के लिए उनके जो छोटे छोटे सामान है उनका हमारे यहाँ आयात बंद करने के लिए पहले हमारे को स्वयं जो है एक निर्माता देश होना पड़ेगा। आप देख लीजिए 1991 से लेके 2014 के बीच में एक बीच का अंतर छोड़ दीजिए, तो हमने अपने यहाँ पर उत्पादकता, औद्योगिकता बढ़ाने की दृष्टि से क्या काम किया, तो उसमें हम कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। जब हमने अपना बाजार किसी भी के लिए खोल देते हैं और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं जब उनको बंद करके बैठते हैं। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि अभय दुबे अभी साथ में नहीं है। अभय दुबे ने ये कहा था कि जब आपकी सरकार आई है तो चीन के साथ बिजनेस बढ़ा है, और मेक इन इंडिया जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। ये बात इसलिए भी मैंने कही है क्योंकि 1962, सुन लीजिए अब प्रेम शुक्ला, सुन लीजिए प्लीज। नहीं, उनका 1962 आप कृपा करके आप ठीक है, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। 1962 जंग के बाद जब बायलेटरल ट्रेड बंद हुआ था, और उसके बाद जब एक बार फिर से जब शुरुआत हुई थी, तो 1978 में जब जनता दल की सरकार में आप लोग साथ थे, तब तीसरा ट्रेडिंग पॉइंट शुरू हुआ था। 2 पॉइंट पहले से थे, आप लोगों की सरकार आई, जनता दल की जब सरकार आई तो तीसरा ट्रेडिंग पॉइंट भी खोल दिया गया। तो जब हुआ तो चीन के साथ बिजनेस कहीं घटता नहीं दिखाई दिया। और जिस तरीके से मनीष जी ने जिक्र किया, यह बात बिल्कुल सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई जाती है, लोहा गलवाया जाता है चीन की फाउंड्री में। नागपुर में
रेल कोच की फैक्ट्री है, वहां पर मेट्रो की है, वहां पर चीन की कंपनी कोचेस बना रही है। तो चीन के साथ बिजनेस हम कंट्रोल कहां कर रहे हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट हमने ऑर्डर किए, तो चीन के साथ बिजनेस को हम कंट्रोल भी तो नहीं कर रहे हैं। आप 2004 से 2014 के बीच भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं, ट्रेड रिलेशंस जो है, वो देख लीजिए, 1100% की वृद्धि हुई। और जयराम रमेश जो है वो हमेशा से चीन की लॉबी के एक मध्यस्थ माने जाते रहे, और जयराम रमेश के राहुल गांधी का किस तरह से ट्यूशन पढ़ाते रहे। आप सिर्फ तो 99 से 2004 के बीच में भारत और चीन के ट्रेड रिश्ते। ठीक है, अभय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, मैं आपके पास आता हूं। अभय दुबे, इनकी बात का जवाब और उसके साथ ही एक मेरी कांग्रेस किस तरह से बड़े लंबे समय तक आप लोगों ने सरकार चलाई है, आप लोगों ने बड़े लंबे समय तक सरकार चलाई है, डिप्लोमेटिक लेवल पर एक दिन में जीत नहीं मिलती है, आप लोग आधे घंटे के अंदर सरकार की विफलता करार देने लगते हैं। देखिए, कितनी दुखद और शर्मनाक बात है। उठाकर देख लीजिए डेटा, 3-fold इंपोर्ट बढ़ गया चाइना का, $62 बिलियन पर पहुंच गया। मैंने सीधा सा सवाल किया था, डोकलाम में परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, मोदी जी ने आंख बंद कर ली। अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बात कर रहे हैं, करना था, हमने तो प्रोविजन कर दिया 60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन। सुन लीजिए एक मिनट, आपने क्यों नहीं वो कदम उठाए? क्योंकि चाइना के सम्मुख आपने घुटने टेक दिए हैं। प्रधानमंत्री अभी ठीक कहा, कृपा करके बताइए ना, सोनिया गांधी को क्या दे रहे थे चीन वाले जो 1100% जो है चीन के साथ बढ़ा लिया, और जयराम रमेश का उनके साथ क्या रिश्ता था? अरे साहब, आपने बढ़ा लिया, उठाकर देख लीजिए, चीन की खोल कर देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, जयराम रमेश की भूमिका पर सिर्फ में झूठ बोलने के लिए आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आंख बंद करके बैठे हैं चाइना के। झूठ बोलना तो आपका धंधा है, झूठ तो राहुल गांधी बोले, झूठ तो राहुल गांधी तो झूठ की दुकान है अपने आप पे। आपने कहा और उसमें से गोडल के चाचा लगते हैं आप सारे। जनरल विक्रम सिंह का स्टेटमेंट है मेरे पास, वो कह रहा है 21 जनवरी 2000 से लेकर 23 मुझे दिसंबर बताइए 2013 तक 1986 में फेस ऑफ चल रहा था, तो राजीव गांधी क्या कहा गए थे, चरण करते गए थे, और फिर आज जब हम चर्चा, अरे शर्म नहीं आई आपका जो राहुल गांधी? बहुत बढ़िया, आप लोग बढ़िया चला रहे हैं, 2 घंटे पहले बड़ा अच्छा मनोरंजन हो रहा है देश के नागरिकों का, वातावरण में पाकिस्तान से चर्चा हुई, बड़ा अच्छा मनोरंजन हो रहा है। अभय दुबे और प्रेम शुक्ला, और देश के नागरिकों का और आपके पड़ोसी मुल्क का भी, वहां पर पाकिस्तान देख रहा होगा, चोरी चुपके पाकिस्तान और चीन दोनों देखा होंगे। बहुत अच्छी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं ना। आप सीधे सवाल का जवाब देंगे अभय दुबे, और ना प्रेम शुक्ला सीधे सवाल का जवाब देंगे। अभय दुबे, मैंने आपसे सीधे तौर पर एक सवाल पूछा था कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर एक दिन में जीत मिल जाती है क्या? 2009 से पहले आपको बड़ी लंबी पारी मिली थी, क्यों नहीं आप लोगों ने 2009 में खेल खत्म कर दिया था मसूद अजहर का, ग्लोबल आतंकी घोषित करवा दिया होते उसे? देखिए साहब, हम लोग आतंकवाद के विषय पर सब साथ हैं, लेकिन क्या यूपीए बस साथ कहें और उसके बाद जो है बात आती है तो तंज कसने लगते हैं, एक दूसरे पर कमेंट करने लगते हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आज मैं अपेक्षा करता हूं, चलिए जितनी बातें मैंने कही है, इकोनॉमिक कॉरिडोर से कम ऑब्जेक्शन तो ले। चाइना लगातार काम कर रहा है, वहां दबाव बढ़ेगा चाइना पर, क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री जी आज तक आपने? वहां बगैर एजेंडे के चाइना जाना स्टार्ट कर दिया। कभी हुआ ऐसा कि कोई प्राइम मिनिस्टर बगैर आप किस एजेंडे के साथ जाते थे? चाइना के आप लोग किस एजेंडा के साथ जाते थे कि 2009 में आप फेल हो गए? बिल्कुल, किस एजेंडा के साथ जाते थे? देखिए 2009 में आप सारे एजेंडे फेल हो गए। आपके अध्यक्ष क्यों मिलते हैं वहां पे? नहीं, उसके पहले हाफिज, अरे अध्यक्ष जाकर वो बात कहकर आए हैं, ठीक है, जो आप साहस नहीं जुटा सकते। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट बता दीजिए चाइना के खिलाफ, आज तक भी नहीं उन्होंने कहा जब चाइना ने। और आप भारत के खिलाफ ट्वीट करते हैं, भारत की कोई नाकामयाबी होती है, अगर किसी मोर्चे पर हम फेल होते हैं तो आधी रात हम तारीख जीतकर जश्न मनाने रखते हैं। चलिए, आप लोगों ने लड़ाई लड़कर अच्छा समय बर्बाद किया, आप लोगों ने लड़ाई लड़कर अच्छा समय बर्बाद किया। वक्त का मैं बाकी मेहमानों का मैं रुक जाऊंगा, आप प्लीज दोनों लोग शांत रहिए, हाथ जोड़कर मेरी विनती है। मनीष जी, एक कमेंट आपका, मैं आखिरी कमेंट, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, इस तरीके से हम लड़ेंगे क्या अपने पड़ोसियों से या फिर आतंकियों से? मुझे ऐसा लगता है राकेश, ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप है चीन और पाकिस्तान की, और इस पे अगर भारत को कुठारा घात और प्रहार करना है तो मुझे ऐसा लगता है ये यूएन से नहीं मरेगा, फिर से एक बार बालाकोट में घुस के मारना होगा। और जहां तक बात की जाए कि आखिर ये चीजें चीन का वीटो और ये सारी बातें, चीन का वीटो नहीं, घर में घुस कर पीटो। ठीक है कटो साहब, 10 से 15 सेकंड में, क्या जब तक चीन ताकतवर है पाकिस्तान बचता रहेगा, मसूद बचता रहेगा? चीन सपोर्ट करता रहेगा,
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम दबाव नहीं डालेंगे। दबाव डालते रहो, सफलता मुझे पूरा यकीन है सफलता हमको मिल जाएगी। ठीक है दयाल साहब, पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है। मुझे लगता है पाकिस्तान पर दबाव सबसे पहले बनाना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि ग्रे लिस्ट से वो ब्लैक लिस्ट में आ जाए। वो बिल्कुल बैंक्रप्सी के कगार पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ठीक है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और 1267 की लिस्ट में आने या जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है आरएस मणि जी, एक आखिरी कमेंट आपका कि मेक इन इंडिया का क्या एक उचित जवाब हो सकता है, जिस तरीके से प्रेम शुक्ला भी कह रहे थे चीन की नापाक चाल का? नहीं, मैं तो अभी भी मानता हूं जो मनीष जी ने कहा है, एक 2016 में हुआ है, एक 2019 में हुआ है। अगर नहीं सुधरता तो बार बार करे। पाकिस्तान की इतनी आर्थिक व्यवस्था नहीं है कि वो ऐसे कॉस्ट ऑफ टेरर को ठीक है फिर सस्टेन कर पाए। एक तो बात बड़ा मोटी मोटा यही है कि कंटिन्यूअसली अगर नहीं मानता, थोड़ा थोड़ा करके बीच उन्हें डोज देते रहे। चलिए, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।